8 ग्रुप बने हैं अभी तक। 8 ग्रुप, ठीक है, उस पर बात करेंगे बाद में। पहले अपना जो आज का टॉपिक है CSR वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, CSR के बारे में पहले कभी सुने? काफी छोटा छोटा टॉपिक, एक एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी हार्डली मॉड्यूल देखे कि नहीं? कितने लोग मॉड्यूल मिला ही नहीं है। CSR आज मैं पढ़ा, CSR आपके मॉड्यूल में उतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है। CSR का PDF मैं आज दे देती हूँ। और मॉड्यूल में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वो सही से दिया हुआ है, फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो भी सही से दिया हुआ है। तो एक काम मैं करती हूँ, तीनों आज ही भेज देती हूँ, ठीक है? CSR भी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी, जो आपको कंटेंट का थोड़ा आइडिया हो। फाइन। अब हम लोग करते हैं फिलहाल CSR को। ज्यादा टाइम तीनों में से किसी चैप्टर में लगने वाला है। पहले से, हाँ, क्वेश्चन था कि पहले कभी सुने हैं CSR के बारे में? व्हाट इज CSR? Ankit Kumar, you are regular in the class? I'm seeing you for the first time. I'm new student. When you got admission? I'm 3rd March. Okay. Have you heard about CSR? No, ma'am. I'm asking to whole class. Anyone have any idea CSR? CSR आपके कॉलेज से भी होता है CSR? मैम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, that's the full form. And what do you mean by that? कोशिश करिए वर्ड को बाइफर्केट करके कोशिश करिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फुल फॉर्म। और कॉर्पोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के तरफ, मीन्स कोई जो काम कर रहा है तो सोसाइटी की तरफ भी कोई जिम्मेदारी बनती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में आपका CSR के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है? कंपनीज एक्ट सेक्शन 135, सेक्शन 135, कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 में आप लोगों का CSR के बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सारी कंपनी को CSR में कंट्रीब्यूट करना होता है? तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे कंपनी पूरा करेगी? सर्टेन फंड एलोकेट करेगी, ठीक है? सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी पैसा अगर हम लगा रहे हैं, अपने प्रॉफिट के हिस्से से कुछ अगर पैसा निकाल रहे हैं, तो वो CSR के कैटेगरी में आएगा। अब बात ये उठती है, क्या सारी कंपनी को CSR में पैसा लगाना चाहिए या कंपल्सरी है? तो नहीं, इसका सर्टेन क्राइटेरिया है जो फिक्स किया गया है। उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है। बट यस, अगर आप उससे कम भी कमाते हैं या कम भी, आपका आगे मैं बताऊंगी क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो भी आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहे तो CSR में इन्वेस्ट करिए, नहीं चाहते इट्स ओके, कोई आपको टोकने वाला नहीं। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। मैम, हाँ, ये फंड क्या कंपनी खुद मतलब अपने अंडर ही मतलब कलेक्ट करके रखती है? नहीं, ये फंड देना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, ठीक है, अभी कोविड का टाइम था, ठीक है, वो सब में हम पैसा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से, यानी कंपनी अपनी प्रॉफिट में से उन लोगों को दे रही है, अपने पास नहीं रख रही, उनको खर्च करना होता है, ठीक है? इसका बहुत अच्छा एक PDF मुझे मिला था, लेट मी शेयर। उसमें वो सारा इंपॉर्टेंट एकदम जस्ट में है, जितना आपको जरूरत है उतना ही है। बिकॉम ये रहा, देखिए, ये है सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन से कितना अमाउंट होना चाहिए जो CSR की कैटेगरी में आएगी, तो यहाँ समझने का कोशिश करिए। एवरी, ये लिखेंगे आप लोग, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैं जो एक्सप्लेन करते चली जा रही हूँ और वही जो एक्सप्लेन कर रही है वो आप नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आएगा जस्ट अगर आप रीड करेंगे, इसलिए समझने पे ज्यादा फोकस करिए। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? एवरी कंपनी, यानी किस कंपनी को हम इसके अंदर डालेंगे? एवरी कंपनी जिसका नेट वर्थ हो 500 करोड़, ठीक है? तो ये नंबर याद रखना है, 500 करोड़
1000 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ नेटवर्थ होना चाहिए, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए 5 करोड़, ठीक है। अब क्या ये तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए? तो नहीं, सब में और है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, या तो नेटवर्थ 500 करोड़, या तो टर्नओवर, या तो नेट प्रॉफिट। समझ आया? ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग को याद रखने के लिए, तो ऑब्वियसली रिवीजन करने के टाइम ये फिगर हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए, तो शॉर्ट में लिखिए NW, TO, NP ग्रेटर देन इक्वल टू 500, 1000 और ये 5 करोड़, और हाँ और लिखना बीच में नहीं भूलिए। फाइन, यहाँ तक डन, लिख लिए। अब आगे देखिए, कब करना होगा? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इस सेक्शन का मेन मोटिव क्या है? CSR का जो ये जो सेक्शन 135 है, इसका मेन मोटिव है CSR कमिटी स्टैब्लिश कर, ठीक है। इस CSR का मेन मोटिव है, या सेक्शन 135 का मेन मोटिव है CSR कमिटी स्टैब्लिश कर। नाउ व्हाट इज दिस कमिटी? कमिटी के लोग जो लाइक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स कमिटी। उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल में से आपके 3 डायरेक्टर निकल के आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 10-15 हैं, तो 15 में से ही 3 अपॉइंट होंगे आपके डायरेक्टर। तो वही बोला जा रहा है कि कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। और एक यहाँ जो लिखा हुआ है 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, से क्या मतलब है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या? किसी भी तरीके से कंपनी से उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कंपनी से अगर कनेक्शन होता है तो ऑब्वियसली वो बायस्ड डिसीजन देंगे, ठीक है। तो 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहने का मतलब कि कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। फाइन। अब ये कमेटी का रोल क्या होगा? कमेटी का मेन रोल होगा कि CSR से रिलेटेड जितना भी फंड है उसको इकट्ठा करना, मतलब चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो, चाहे वो फंड एलोकेशन हो, चाहे वो स्पेंडिंग हो, वो सबको देखना। ये CSR कमेटी का मेन मोटिव होता है। अब तो ये हो गई बात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है तो। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट ये जो CSR है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है। बस आपका क्राइटेरिया बस इतना यही होता है, डजंट मैटर इट इज प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। तो अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन उसके ऊपर नहीं है, तो फिर 2 डायरेक्टर भी अगर वो करते हैं तो इट इज ओके। समझ आया? प्राइवेट कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अगर नहीं है, आपका लिस्टेड नहीं है, तो उसमें क्या होगा? आप 2 भी डायरेक्टर अगर अपॉइंट करते हैं तो इट इज ओके, ठीक है। यानी 3 डायरेक्टर उधर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और यहाँ पे जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं करने का प्रोविजन है तो वो कंपनी 2 डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मतलब कि अनबायस्ड डिसीजन लेता है उनको कौन अपॉइंट करता है? मैम अपॉइंटमेंट कंपनी ही कर रही है अभी सबको। मैम अगर कंपनी अपॉइंट करेगी तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसे मेंबर को मतलब कि अपॉइंट करेगी जो उनके लिए प्रॉफिट नहीं, तो वो चेक करने के लिए कंपनीज एक्ट है ना, वो चेक करने के लिए कंपनीज एक्ट है। बस इसीलिए ये पहले प्रोविजन दिया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर होंगे तो उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है। इसके लिए तो आपके पास एक्ट इसीलिए पास हुआ ही जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को एडहियर किया जाए। ओके मैम, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट आर द रोल्स ऑफ CSR। ठीक है, CSR का बेसिकली रोल क्या क्या है? तो रोल में आपका यहाँ दे रखा है सेक्शन 135(3) में, देखिए, formulate and recommend to the board a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in the area of subject specified in Schedule 7। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे आगे आप देखेंगे कंपनीज एक्ट में Schedule 7 में लिस्टेड है कि कौन कौन सी एक्टिविटी CSR के अंदर आएगी। आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा एक्टिविटी CSR के अंदर आएगा, कौन सा एक्टिविटी CSR के अंदर नहीं आएगा। ऑलरेडी लिस्टेड है
कि CSR एक्टिविटी के अंदर शेड्यूल 7 में ये पॉइंट्स है, आपको इनमें से किसी एक चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है। समझ आ गया? तो ये चीज है फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, पहला रोल है, शॉर्ट में लिख लीजिए, फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, रोल ऑफ CSR, फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, it should be in line with schedule 7. It should be in line with schedule 7. roles of CSR कमेटी में पहला, मैम ये शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट का है? कंपनीज एक्ट, हाँ। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट रोल बन के आता है यहाँ पे कि मिनिमम, आप देखिए अमाउंट तो उसमें स्पेसिफाई है क्योंकि अब ये अपने मन से देना है, तो मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाई ऑलरेडी किया गया है, जो होना चाहिए 2%। अगेन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से निकल के आता है कि 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आपको कम से कम पैसा लगाना है, 2%। जो सेकेंड रोल है, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी स्पेंड। सेकेंड पॉइंट है रोल ऑफ CSR कमेटी का, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी स्पेंड, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी स्पेंड, minimum 2% of average net profit of 3 preceding year, और आपका तीसरा रोल है मॉनिटर द CSR पॉलिसी, मॉनिटर द CSR पॉलिसी, मॉनिटर द CSR पॉलिसी। यहां ध्यान दीजिए, 3 प्रीसीडिंग ईयर का कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक साल में 2 करोड़, दूसरे साल में 2 करोड़, तीसरे साल में, मतलब कुछ भी आप मतलब अजम्पशन ले लीजिए कितना अमाउंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड सबको? ठीक है, ये जो निकल के आएगा इसका 2% आपका CSR का मिनिमम अमाउंट है। ये मतलब है आपका सेकेंड वाले पॉइंट। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2% ऑफ द एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। अब इसके अलावा और क्या जानना है आप लोगों को? अभी कुछ सर्टेन अमेंडमेंट भी हुआ है कोविड के टाइम में। एक फुल फॉर्म आप लोग लिखिए, PM केयर्स। PM केयर्स, ये कोविड के टाइम में सर्टेन अमेंडमेंट आया है। और केयर्स, PM तो पता है प्रधानमंत्री, और केयर्स का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस, सिटीजन असिस्टेंस, सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये सारा कोविड अमेंडमेंट है। ठीक है, तो PM केयर फंड ये कोविड के टाइम में है कि आपको कोविड से बचाव के लिए सर्टेन अमाउंट आपको इसमें डालना होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे ये S है, केयर्स, ये मिस्टेक होता है, केयर सिर्फ करते हैं, केयर्स है, ये S पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब कुछ और अमेंडमेंट है, लाइक पहले अगर हम CSR में इन्वेस्ट नहीं करते थे तो कोई पनिशमेंट एज सच नहीं था। ठीक है, लेकिन अब पनिशमेंट भी ऐड किया गया, और पनिशमेंट कितने अमाउंट का होगा? ऑन कंपनी 50,000 फाइन या 25 लाख। ठीक है, फाइन जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइन होगा 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का फाइन आपके ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑन द ऑफिस इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो ऑफिस इन डिफॉल्ट के केस में ये बस लिख लीजिएगा, ये दोनों जितना शॉर्ट लिखिए, बाकी आप उसको स्टेटमेंट और लैंग्वेज तो दे ही देंगे। ये 50,000 से लेके 25 लाख ये फाइन है। इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो 3 इयर्स, सॉरी ऑफिसर डिफॉल्टर होते हैं तो एक तो जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, 3 साल तक, या फिर जो फाइन है आपका 550 से लेकर के 5 लाख तक, या दोनों। ठीक है, फाइन क्यों चार्ज करेगा? क्या
एक बार फिर बताइएगा, फाइन क्यों चार्ज हो रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रे। कौन? सनी? यस मैम, आप बताए ना 50,000 से लेके 25 लाख और ऑफिसर को 50,000 से 5 लाख तक, तो फाइन क्यों चार्ज हो रहा है? क्योंकि CSR, अगर आप ये 3 की कैटेगरी में आ रहे हैं तब तो CSR मैंडेटरी है ना। यस मैम। तो ठीक अगर है। आप नहीं स्पेंड कर रहे हैं 2%, तो फिर अब पनिशमेंट भी है। ठीक है, कंपनी अगर है तो 50,000 और 25 लाख तक, और अगर ऑफिसर डिफॉल्टर है तो इम्प्रिजनमेंट भी होता है। कितने साल का इम्प्रिजनमेंट? 3 इयर्स तक का। और इसके अलावा फाइन है 50,000 से लेकर के 5 लाख या फिर दोनों। ठीक है। ओके। अब कुछ पॉइंट है। हाँ, CSR का जो रिपोर्ट है इसको भी अगेन पब्लिश करना होता है, आपको एनुअल रिपोर्ट में डालना होता है। ठीक है, CSR का भी रिपोर्ट आपको एनुअल रिपोर्ट में डालना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ अमाउंट जो अनस्पेंड है, मान लीजिए 2% है, सारा का सारा हम नहीं उसमें लगा पाए, तो क्या होगा? ठीक है, तो एक साइड आप लिखिए अनस्पेंड CSR अमाउंट, इसको अगेन थोड़ा लिबरल लैंग्वेज में लिखवा दूं। अनस्पेंड CSR अमाउंट on financial year end. Unspent CSR amount on financial year end. लिख लिए? Unspent CSR amount on financial year end. अब इसमें जो अनस्पेंड अमाउंट है तो वो दो कैटेगरीज में बनाएंगे। पहला होगा डज नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट, डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप लिखेंगे सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 में दे रखा है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, तो आपको ट्रांसफर करना होगा PM नेशनल रिलीफ फंड, ट्रांसफर टू PM नेशनल रिलीफ फंड, PM नेशनल रिलीफ फंड, PM नेशनल रिलीफ फंड। सेकेंड, PM केयर्स फंड, PM केयर्स फंड। फिर विद इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, ये दोनों में आपको ट्रांसफर करना है कब तक? विद इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, विद इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। एंड सेकेंड आपका पॉइंट होगा, मतलब एक तो हो गया डज नॉट रिलेटेड टू CSR प्रोजेक्ट, और दूसरा अब आप लिखिए रिलेटेड टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट। ये अभी था, अगर आपका डज नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट तो आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और अगर रिलेटेड टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट है और वो अनस्पेंड है, मतलब तो कहाँ जाएगा? पहले आगे लिखिए, ये दिया हुआ है सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 में। ट्रांसफर इट टू अनदर अकाउंट, और अकाउंट का नाम ये होना चाहिए अनस्पेंड CSR अकाउंट। अनस्पेंड CSR अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। अब 30 डेज में तो ट्रांसफर तो आप कर दिए, लेकिन आपको खर्चा करने का भी टाइम सरकार देती है, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप उसको खर्च कर दीजिए। और अगर 3 साल तक भी अगर आप खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर वही आपका रिलीफ फंड और केयर फंड में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, समझ? मैम लास्ट लाइन एक बार रिपीट कीजिए ना। पहला था, लास्ट लाइन कौन सा? मतलब जो 30 डेज रिलेटेड टू ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट था, तो उसको मतलब ट्रांसफर करते थे अनस्पेंड अकाउंट, अनस्पेंड CSR अकाउंट में विद इन 30 डेज। उसके बाद एक्सपेंडिचर कब तक करना है मैम? इन 3 फाइनेंशियल ईयर, स्पेंड इट इन 3 फाइनेंशियल ईयर। Failing which
ट्रांसफर टू, फेलिंग विच ट्रांसफर टू, फेलिंग विच अगर 3 साल में भी खर्च नहीं कर पाए तो फिर अगेन ट्रांसफर आपको करना होगा ये पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड, डन। यस यस मैम। ओके, अब आ जाइए, देखिए मोस्ट अवेटिंग सेक्शन 7 के अंदर आता क्या क्या है, यानी कौन कौन सा एक्टिविटी है जो CSR के कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इरेडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ। देखिए हाँ, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, या कुछ टाइम आप कुछ पॉइंटर्स तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो इरेडिकेटिंग हंगर वगैरह तो इजी है, पोवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, मतलब समझिए कि हम लोग में, हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या क्या है, उस टाइप से सोचिए, पॉइंटर्स आ जाएगा। फिर प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। अब देखिए ये जो लाइन वाला है ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, यानी यहां तक तो पहले से ही था, अब यहाँ इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू द स्वच्छ भारत कोर्स set up by central government for the promotion of sanitation and making available self drinking water। ये स्वच्छ भारत कोर्स जो है ये अगेन रिसेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। इन सबका नाम देख के समझ में आ जाए कि ये फंड किस में लगेगा। इसके अलावा प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशन स्किल, वोकेशन यानी प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एंड द डिफरेंट एबल्ड एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। डिफरेंटली एबल्ड आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका जेंडर इक्वालिटी हो गया, एम्पावरिंग, किधर गए, एम्पावरिंग वुमेन हो गया, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल फॉर वुमेन ऑर्फन्स, सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, डे केयर सेंटर and such other facility for senior citizen and measure for reducing inequality faced by socially and economically backward group। तो ये सारा प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है। और हाँ एक चीज और, अब CSR मान लीजिए पटना में यहाँ कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस की बात नहीं हो रही है, कंपनी जहाँ पे स्टैब्लिश है वहां के आसपास के ही जगह को आप मतलब अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं आपका हो, जहां पे आपका कंपनी ऑपरेशनल है, जहां काम कर रही है, वहां के ही आसपास के सोसाइटी को आपको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है आपकी कहीं और जाकर या बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करें, हर जगह पैसा लगाए हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आपके लिए यही सजेशन है कि कुछ जगह लगाएं तो अच्छे से फ्लरिश करें, ठीक है, उस आसपास के एरिया को आप फ्लरिश करें, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि आप सिर्फ अपना प्रॉफिट अपने पॉकेट में रखने की बजाय आप सोसाइटी पे भी ध्यान दें, ठीक है, कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। अब इसके अलावा अगेन ये जो आप देख रहे हैं अगेन इसमें ये अमेंडमेंट हुआ है, ये भी पहले नहीं था, ठीक है। पहले ये कितना है जो पहले से था वो पहले देख लीजिए, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना, यस मैम। ठीक है, एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water। मैम एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चरल मतलब जो खाद्य पदार्थ वगैरह जो हम कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू द क्लीन, अगेन ये जो है ना अंडरलाइन वाला, ये अगेन अमेंडमेंट वाला है, क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, यानी रिवर गंगा के क्लीन करने के लिए भी अगेन आप ये फंड इसमें डाल दिया गया है सेक्शन 7 में। फिर जितना आपका नेशनल हेरिटेज है, आर्ट का हो गया, कल्चर हो गया, इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड साइट, जितना हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस रखने वाला जितना भी प्लेस है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल आर्म फोर्स एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, इन सब के लिए भी अपलिफ्टमेंट के लिए भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये स्पोर्ट्स में भी आप डाल सकते हैं।
रीड आउट कर लेंगे। सारा इजी है, नाम ही बता रही है। ये आ गया पीएम केयर फंड, ठीक है, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये सिर्फ लिस्टेड है नाम, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, तो आप एक बार गो थ्रू होंगे, क्लियर हो जाएगा। फाइन, ये था आपका। फिर स्लम एरिया अगेन, हाँ स्लम एरिया के बारे में कि जो आपको जो गवर्नमेंट जिसको डिक्लेयर की हुई है स्लम एरिया, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। स्लम एरिया का यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आइटम द टर्म स्लम एरिया shall mean any area declared as such by the central government or any state government or any other competent authority under any law of time being in force, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो इतना काम आता है आपका शेड्यूल 7 में। एक बार दो बार रीड आउट कर लेंगे, हो जाएगा यार, ठीक है। तो इतना ही है CSR, इतना सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक तो 2% है या 3% है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखें ऐसे याद रहेगा आपको, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे 2% 3% कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा 2 था या 3 था, ठीक है। ये लास्ट ही ईयर आया है, कहीं तो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, शायद लास्ट ही ईयर आया। जो भी है, ये एरिया पॉइंट टू बी नोटेड है। CSR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये जो आपका क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कंपनी, मतलब बिग कंपनी के लिए ही जनरली होती है, इतना नेटवर्थ बिग कंपनी ही कमा पाती है, तो ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अनस्पेंड अमाउंट, ये और ये जो अमेंडमेंट है, ये आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये कोविड अमेंडमेंट हुआ है। अगेन जैसा आदत है सारे एक्ट में, जो अभी रिसेंट है वो बता देती हूँ, ताकि कंपटीशन अगर कुछ आप दे रहे हैं तो उसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। और कुछ बताने लायक तो नहीं है CSR में। अच्छा, एक चीज और है, अब मान लीजिए ये नेटवर्थ और टर्नओवर और ये जो आपका प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं, क्या ये हर साल हो, जरूरी नहीं है। तो क्या हम एक साल हम दे दिए CSR में कंट्रीब्यूट किए, नेक्स्ट ईयर अगर नहीं हो पाया तो क्या हमको CSR नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसा प्रोविजन नहीं है, एकदम से CSR खत्म नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आपको कम से कम 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक आप दीजिए, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है देन आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप CSR के कैटेगरी में आ चुके हैं, मतलब इस कैटेगरी में आने के बाद एकदम से आप बंद नहीं कर सकते, कम से कम 3 इयर्स तक आपको देना होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे किस तरीके से, लिखिए CSR seizes if threshold less than limit for 3 consecutive years। ठीक है, ये था आपका। अगेन आपका जो ये पनिशमेंट है, ये भी रिसेंट अमेंडमेंट है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप CSR का फुल फॉर्म, CSR का डेफिनेशन, फिर ये आपका ये अमाउंट और फिर वो 2%, और जो आपका शेड्यूल 7 है, एक बार रीड आउट कर लीजिए। दैट्स इट, समझ आ गया? आज आपको ये PDF मैं भेज देती हूँ, देख लीजिए। मैम, ये CSR मतलब सोसाइटी के लिए कंपनी क्रिएट करती है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो मैम इसका जो फंड क्रिएशन होता है, ये कंपनी के अंडर रखा जाता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए? नहीं, इसी के लिए CSR कमेटी का यही रोल होता है ना, इसीलिए तो मैम CSR कमेटी बनाई गई है। हर कंपनी की अलग अलग CSR कमेटी होगी?
Today is 15. Okay, roll 1, Yes, ma'am. 2, Yes, ma'am. 3, 4, 5, Yes, ma'am. 6, 7, 8, 9, Yes, ma'am. 10, अभिजीत राज प्रेजेंट है। 11, आवाज आ रही है हल्का से ना, अभी 22 आने में तो टाइम। 11, 12, Yes, ma'am. 11. 12, 13, 14, म्यूट करिए हल्का, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओके, 13, 14, सलोनी है। मैम 12 का म्यूट नहीं हो रहा है। 13, 14, 15, मैम 15 का अनम्यूट नहीं हो रहा। 16, Yes, ma'am. 16. 17, Yes, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 19. 18 ma'am, present 18. 20, Yes, ma'am. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Yes ma'am. 28, 29, Yes, ma'am. 30, Yes, ma'am. 31, 32, कितना हुआ? 33, Present, ma'am. हल्का से ना, कम से कम म्यूट कर देती हूँ तब तो अनम्यूट मत करिए। 33, 34, Present, ma'am. 33, ma'am. 34, 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Yes, ma'am. 38, 39, 40, 41, Yes, ma'am. Ma'am 40. 41, 42, 43, 40, Yes, ma'am. 43. 44, Yes, ma'am. 44. 45, 46, 47, 48, Present, ma'am. 48. 49, Yes, ma'am. 49. 50, Yes, ma'am. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Present, ma'am. 58. 59, 60, 61, 60, 61 डन। सबका हो गया? 62, ma'am. 62. Ma'am 51. Ma'am 17. एक मिनट, 62 किसका है? अंकित Ma'am, कुमार। मेरा है. Yes, ma'am.
मैम 62 61 लिखा हुआ है। ये आईडी बताइए आप अपना। मैम 15643। शायद ये सेव हो जाए, लेकिन एक्चुअल में खुर्शीद सर करते हैं ये अटेंडेंस। देखते हैं आज अगर सेव रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको खुर्शीद सर से बात करना हो। ओके, और ये मैम मेरा रोल 51। 51 की अटेंडेंस बाकी है। ठीक है, और मैम 17। 17 और भी डन। ओके, तो जितने टीम मेंबर है ना वो आप मैसेज कर दीजिए निकिता, ठीक है। Yes, ma'am. और जितने लोग प्रेजेंट हैं, प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए। तो निकिता के पास आप लोग नाम सेंड कर दीजिए। और एक चीज, एक मिनट, एक ज्यादा नहीं हो सकता है। Yes, ma'am. अभी और टीम चाहिए। आप लोगों के पास 12-14 टॉपिक है। मैम एक्चुअली मतलब टीम मेंबर्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि 14 टॉपिक है। इवन हम लोग के पास बच्चे कम पढ़ रहे हैं। और ये मैं जो बोल रही हूँ अभी मैं फिर भूल जाऊंगी, रुक जाइए। ये जो CSR कमेटी को कौन अपॉइंट करता है ना, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि CSR को कौन अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार कंफर्मेशन के लिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कौन अपॉइंट करता है CSR कमेटी। फाइन। 13 टॉपिक बोल रही थी। हाँ मैम 13 टॉपिक बोल रही थी। संजना, आवाज ही नहीं आपकी, तो बहुत मुश्किल से आवाज आती है अटेंडेंस में, बस पता चलता है कि हाँ आप बोले। दैट्स इट, आपका आवाज कभी भी क्लियर नहीं आता। मैम बोल रहे हैं 3 टॉपिक बोल रही थी। क्या टॉपिक दे दीजिए। मैम बोल रही है ना कि आप 3 ही टॉपिक बोली थी, ऐसा कुछ संजना बोल रही है। हम 3 ही टॉपिक बोले थे, ऐसा कब हो गया? मैम पता नहीं, जो भी है कि आप पहले ग्रुप बना करके निकिता के पास भेजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास 10 मैसेज नहीं चाहिए। एक सही से सब कंबाइन करके एक मैसेज चाहिए जिसमें सारे ग्रुप मेंबर्स का नाम लिखा हो। 8 मेंबर सफिशिएंट नहीं है ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। और जितने लोग नाम नहीं दिए हैं नाम दे दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी यू इन इवनिंग में। आएंगे कि नहीं आएंगे? नो मैम। Okay, then enjoy at home. See you the next day. Thank थैंक you. यू मैम।